हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं सूरज कुमार, हौसला में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने बताया था कि मैं इसका पीवाईक्यू लेकर आऊंगा, तो लेकर आ गया हूं। और सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूरा करे। लेकिन ये कब पूरा होगा? जब हम पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करना है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे इससे दूर हैं वो जल्दी इसका फायदा ले सके। क्योंकि मेरा मकसद ही है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो का जाना, ताकि उनको अच्छी शैली में पढ़ाई मिल सके और अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो बिना देर किए, मैं जैसे बताया था कि लेकर आऊंगा, तो लेकर आ गया हूँ। हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं देखोगे तब तक आपके वो कोई काम के लायक नहीं होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष रेंगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था? तो याद कीजिए। हालांकि देखिए कहाँ, ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपको याद होगा, रेंगुलेटरी एक्ट 1773 में आया था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे कुछ और बात करना चाहूंगा आपसे कि जब आप पेपर में बैठिए या जब भी आप टेस्ट दीजिए, तो सबसे पहले कभी भी जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आप बढ़िया से बनाइए। ठीक है। और जो जिसमें आपको कंफ्यूजन है उसको बाद में रखिए, और जो आता ही नहीं है उसको सबसे लास्ट में रखिए। ये तरीका होता है किसी भी पेपर को देने के। ठीक है। कभी भी ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? याद कीजिए, हमने बताया था आपको कि जो गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था वो 1773 के रेंगुलेटरी एक्ट के ही तहत पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर। और ये जब एक्ट आया 1773 वाला, तो बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हालांकि अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता होगा तो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे लिखा हूँ ताकि ज्यादा क्वेश्चन आ पाए और आपको ज्यादा फायदा मिल पाए। तो आप इसका बढ़िया से फायदा उठाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? याद कर पा रहे हैं? देखिए 1773 कितना फ्रूटफुल ये मैंने पढ़ाया आपको, ताकि यहाँ से भर, ये इतना ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ इसी में। आप देख सकते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में आया है 2013 में। ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ। जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन, कोई यूपी पीसीएस में, कोई उत्तराखंड पीसीएस में, कोई एमपी पीसीएस में, हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसी से पता लगा सकते हो कि मैंने क्या आपको पढ़ाया है और आप क्या बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आप ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर बात किया जाए तो 1773 के एक्ट, रेंगुलेटरी एक्ट याद कीजिए। और हुआ कब था? 74 में। आपको याद होगा 1774। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी। याद आ रहा है कुछ? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। याद कीजिए, मैंने यही बताया था आपको 1773 के एक्ट के थ्रू कि उच्चतम जो न्यायालय स्थापित किया गया था, यानी सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? याद कीजिए, जिसके 3 सदस्य भी थे। तो आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है एलिजा एम्पे, दूसरा है कर्टनी इल्बर्ट, तीसरा है फिलिप फ्रांसिस, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप देख पा रहे हैं, इसका पहला आंसर होगा एलिजा इम्पे। याद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं। ये भी देखिए, यूपीपीसीएस 1990 में आया हुआ है। हालांकि मैं आगे चल के नहीं लिखा हूं कि किस में क्या आया है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है।
पैलेस की कमी की वजह से मैं ये सब नहीं लिख पाया हूँ। तो ऑप्शन क्या कहता है 5वें नंबर का? पहला ऑप्शन है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट, दूसरा है 1784 के पिट्स एक्ट, तीसरा क्या है ऑप्शन 1786 ईस्वी का ये एक्ट है, और चौथा है 1813 का चार्टर एक्ट। अब इनमें से होगा कौन सा? तो आप बताइए इसमें से होगा क्या? तो कॉर्नवालिस खुद यहां पे लाया गया था 1786 के एक्ट के थ्रू, और ये भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे इसने अब क्या हुआ कि जो गवर्नर थे वो निर्णय को रद्द कर भी सकते थे, तो यही हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे, तो अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। अब देखिए भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार की बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखना है क्या यह पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो नहीं, इसलिए इसका आंसर पहले ये ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 1793 का एक्ट, दूसरा है 1803, तीसरा है 1813, चौथा है 1835 का एक्ट। तो आप याद कर पा रहे होंगे प्रथम बार जो एकाधिकार समाप्त किया गया था वो 1813 था, और पूर्ण रूप से जब समाप्त किया गया था जो 1833 का एक्ट था। तो आपको याद होगा यहाँ पे पूर्ण रूप नहीं लिखा गया, इसलिए हम 1813 आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, अब देखिए क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यापार को छोड़कर, है ना, व्यापार को छोड़कर। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपको पता होगा कि चाय और चीन पर से 1813 में जो चार्टर एक्ट में लाया गया था उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार करने की इजाजत थी। तो ये कह रहा है छोड़कर, यानी इसका मतलब ये है कि अभी चीन और चाय के साथ व्यापार करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1835 के चार्टर एक्ट, तीसरा है 1853 के चार्टर एक्ट, और चौथा है 1873 का चार्टर अधिनियम। जो भी है सारे अधिनियम ही है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए? तो यहां से देखिए चीन, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, तो भैया इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? 1813 के चार्टर एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, चार्टर एक्ट यानी किस चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा नहीं था? अब ये देखिए ये आईएएस 2003 के एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां इसके थ्रू क्या समाप्त कर दिया गया था? तो हाँ भाई समाप्त कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि नहीं था, इनमें से कौन सा? ये तो था 1833 के एक्ट के तहत, क्योंकि समाप्त कर दिया था। दूसरा क्या है, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पद नाम को भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम में बदलना। इसका मतलब ये हुआ कि जो काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पद नाम थे भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम में बदला गया। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पदनाम को बदला गया था। ठीक है, तीसरा क्या है, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन क्या है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे तो आपको पता होगा कि विधि कानूनी बना था जिसके लॉर्ड मैकाले थे गवर्नर जनरल को, तो यहाँ पे सभी शक्तियां प्रदान किया गया था इसी के थ्रू 1833 के चार्टर एक्ट। लेकिन क्या गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति की गई थी? याद कीजिए, क्या लॉर्ड मैकाले भारतीय था? तो ये ऑप्शन जाता है रॉन्ग। और अब क्वेश्चन में क्या है कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा नहीं था? तो आप देख सकते हैं आईएएस का क्वेश्चन है तो होगा ही होगा, दमदार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई? यानी एक साथ करने की किसमें बात की गई थी? पहला ऑप्शन है एचिसन आयोग, दूसरा हाउस आयोग, तीसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आप देख सकते हैं 1919
का जो एक्ट था उसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और इसी के तहत 1926 में आपको पता है कि ये यूपीएससी के परीक्षा की बात भी 1921 में तो स्थापित नहीं हुआ था और 1926 में ये करवाया गया, तो कहीं ना कहीं ये इसी से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार के थ्रू ही यूपीएससी को लाया गया था और साथ में कराने की बात कही गई थी। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? पहली बार क्रियाशील विधान परिषद का सृजन, आते हैं देखते हैं किसके थ्रू क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया पहली बार। तो चार्टर एक्ट 1793, दूसरा है चार्टर एक्ट 1813, तीसरा है चार्टर एक्ट 1853 और चौथा है चार्टर एक्ट 1833। तो बताइए किसमें? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। मैंने बताया था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत कि विधान परिषद का सृजन इसी के तहत किया गया था। तो हो गया। अब थोड़ा सा ये देखें, इस रूप में भी कॉलम ए कॉलम बी को मिलाने जैसा क्वेश्चन भी आता है और ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलम ए एक तरफ है और कॉलम दो तरफ है। हालांकि इसका ऑप्शन हम नहीं दे पाए हैं ये जगह की वजह से, लेकिन आप यहाँ पे मिलाइए किसे कैसे बनेगा इसको। जैसे पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तीसरा है ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और चौथा है गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति। आते हैं लाइन से, पहले अगर आपको ज्यादा दिमाग में जो आता है उसी को मिलाइए। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बहुत ज्यादा आप बात पढ़ें तो मिलाइए 1773 का एक्ट, इससे मिलाइए। ठीक है, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इसको मिलाइए। कहां पढ़े थे? याद कीजिए, प्रथम बार 1813 का चार्टर एक्ट था वो, जिसके तहत ईसाइयों का धर्म प्रसार करने के लिए भारत में आने की अनुमति दी गई थी। तो दो तो हो ही गया ये ऐसे ही। अब तीसरी की अगर बात करें तो गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, और पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो अब बचा दो, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। अब देखिए चौथा ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833। तो याद कीजिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसमें आया था? नियंत्रण परिषद, याद कीजिए, तो 1784। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचा क्या? गवर्नर जनरल। तो लास्ट में बी का 4 मिला दीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से, और आपके पास ऑप्शन होगा कि ए का बी, सी का डी, ऐसे करके। तो अगर देखा जाए तो ए का क्या हो गया? 2, बी का क्या हो गया? 1, सी का क्या हो गया? 3 और डी का क्या हो गया? 4। यानी जिस ऑप्शन में होगा ये वो सही हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। और अभी हमने बात किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के एक्ट के तहत हुआ था। याद आ रहा है कि नहीं? पहला ऑप्शन है रेगुलेटरी एक्ट 1773, होगा क्या? नहीं। दूसरा है सेटलमेंट अधिनियम 1781, होगा क्या? नहीं। चार्टर अधिनियम 1813, ये भी होगा क्या? नहीं। चौथा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, याद कीजिए यही पढ़ाए थे, जहां कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था, जिसके सदस्य 6, जिसमें एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का मंत्री भी रहा करता था। अगला क्वेश्चन है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। याद कीजिए जब कंपनियों के यहाँ पे 1857 के युद्ध, जिसके बाद पूरा धराशायी हो गया था, लगता था कि भैया अब तो ब्रिटिश सरकार गायब हो जाएगी। तो उसी समय में आप एक्ट पढ़े थे, हम पढ़े थे 1858 का एक्ट, याद कीजिए। तो पहले ही ऑप्शन हट गया 1813 का चार्टर एक्ट, क्या ये होगा? नहीं। 1853 के चार्टर एक्ट, क्या ये होगा? नहीं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, क्या ये होगा? इसके थ्रू तो अध्यादेश लाया गया था, अधिकार मिला था गवर्नर को। तो लास्ट बचा क्या? सी, 1858 के भारत सरकार अधिनियम। तो ये कुल था। अब इसके आगे और देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये आईएएस 2006 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ऑप्शन कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्सादित कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये व्यापार जो भारत के ऊपर से व्यापार है, व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया था, उत्सादित, यानी खत्म। तो क्या ये 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था? तो नहीं हुआ था, ये तो ऐसे ही गलत होना चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं, हमने बताया था आपको कि 1858 के एक्ट के थ्रू ही क्या हुआ था कि कंपनी का शासन समाप्त किया गया था और डायरेक्ट ब्रिटेन सरकार शासन करने लगी थी। तो ये सही है। तो अब क्या है, ऑप्शन है कि केवल एक, तो एक तो सही है, ये नहीं है, तो ऐसे ही गलत ही है। बी नंबर कहता है केवल दो, तो हाँ भाई, दो सही है, ये सही है। और सी वैसे ही गलत हो जाएगा, एक और दो, क्योंकि एक वजह से तो ये भी नहीं होगा, और ना ही एक और ना ही दो, तो भैया ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया एक तो सही है और एक गलत है। क्योंकि भैया जो भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार हटाया गया था, अगर देखा जाए तो पहला तो चीन और चाय को छोड़कर 1813 का चार्टर एक्ट था और 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये था पूछा गया आईएएस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? याद कीजिए, मैंने बताया था गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, तो मैंने पढ़ाया था। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, चार्टर एक्ट 1833, क्या ये था? नहीं था। फिर दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अब तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो आपको याद होगा कि 1861 का जो एक्ट हम पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि गवर्नर के पास आपातकालीन व्यवस्था में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होगी। तो ये होगा सही, तो सी गलत और डी गलत। क्या आंसर निकला इसका? बी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत के ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जो बहुत कम समय तक चला था। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और तीसरा है 1909 का अधिनियम, आपको याद होगा एक्ट, और चौथा है 1919 का जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था वो। तो अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है, सबसे कम समय तक, तो थोड़ा सा ये आपको नया लगेगा, हालांकि ये इसका आंसर होना चाहिए सी। 1909 का जो अधिनियम था बहुत कम समय तक चला था, हालांकि यही अधिनियम था जो सांप्रदायिकता को बढ़ाया था, आपको याद होगा। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है, हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पे उतना चर्चा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी डायआर्की, याद कीजिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? प्रांतों में कहा गया है। अब आप याद कर पा रहे होंगे कि 1919 का जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था या 1919 का अधिनियम भी कहिए, तो इसी के थ्रू क्या हुआ था कि प्रांतों में भी द्वैध शासन लगाया गया था। एक हस्तांतरित विषय था और एक आरक्षित था, याद होगा आपको। तो ऑप्शन ए होगा ही नहीं 1892, ऑप्शन बी होगा क्योंकि 1919 का एक्ट है, ये इसी के थ्रू हुआ था। ऑप्शन सी 1909 नहीं होगा, 1935 का जो ऑप्शन डी है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या निकला इसका? ऑप्शन बी निकला। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन उसी में से आपको देखने का मिलेगा। ऐसा नहीं है, तो मैं जो पढ़ाया वो सारे सफिशिएंट है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो इतना क्वेश्चन है कि हम तो ला नहीं सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा कि आप अपने कोई बुक सेलर पर जाइए या घटना चक्र या कोई भी किताब हो जो प्रीवियस क्वेश्चन या सेट मारने वाला हो, तो उसमें से जहां जो पढ़ ले रहे हैं वैसे जगह वैसे सब्जेक्ट को आप टेस्ट के रूप में दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। मैं तो बस आपको ये सिंपल लेकर आया हूं दिखाने के लिए, ताकि हाँ क्वेश्चन ऐसे ही आता है, किस रूप में आप देख सकते हैं। जैसे जैसे बड़े बड़े एग्जाम है उनके पास अलग अलग थोड़ा सा थ्योरी के थ्रू आ रहा है, और जो छोटे छोटे एग्जामों में होंगे जैसे कि नॉर्मल भी एग्जाम होंगे तो वैसे में छोटा रूप में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लेवल आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन है, अब ये पहला ऑप्शन देखिए, ये कहता है भारत सरकार अधिनियम की बात करता है 1935। अब याद कीजिए 1935 के अधिनियम में हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए संघीय प्रावधान था, यानी संघ की व्यवस्था किया गया 1935 के तहत। तो एक संघ का प्रावधान, क्या ये सही है? तो हाँ सही है। दूसरा ऑप्शन है प्रांतों को स्वायत्तता, याद कीजिए प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था 1935 का, तो ये भी सही है। अगला क्या है, ये है प्रांतों में द्विज शासन की प्रस्तावना। क्या प्रांतों में द्विज शासन की प्रस्तावना लाया गया था? तो नहीं, उसमें तो समाप्त किया गया था, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। और चौथा क्या है, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, तो केंद्रीय विधायिका को तो संप्रभुता प्रदान करना ही था। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें याद होगा, जैसे 3 नंबर ये गलत है, आप जानते हैं, क्योंकि प्रांतों में तो द्वैत शासन समाप्त करने की बात की गई थी 1935 में। तो आप 3 को लेकर देखिए ऑप्शन को छांटिए। कभी कभी आप ऑप्शन को भी छांटिएगा तो अपने उत्तर तक आराम से पहुंच जाएगा। जैसे कि ये 3 हम जानते हैं कि गलत है, तो ये देखिए इसमें 3 है, आंख मूंद कर इसको गलत कीजिए। इसमें भी 3 है, इसको भी गलत कर दीजिए, 2-3 से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें भी 3 है, इसको भी गलत कीजिए। जब 3 गलत हो गया तो एक आंसर आप रुपये, जब आपको बस थोड़ा सा भी अगर ध्यान होगा तो अभी आप आंसर निकाल ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो 1 और 2 सही। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? याद कीजिए मैंने लास्ट में 1935 के अधिनियम के ही थ्रू लिखवाया था। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने यह शब्द कहा था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें तो ब्रेक अनेक है लेकिन इंजन है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड, अब आप याद कर पा रहे होंगे सांप्रदायिक अवार्ड, अभी मैंने आपको तीसरा पार्ट में पढ़ाया है, तो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सांप्रदायिक, तो ये कह रहा है कि 1932 में अगस्त के महीने में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कैमनल अवार्ड की बात कर रहे, वही के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। अब आप देखते हैं कि किसके पहली बार, यानी इससे पहले नहीं हुआ था। तो आइए ध्यान देते हैं, ऑप्शन के पास जाते हैं। मुसलमानों के लिए क्या, तो मुसलमानों के लिए तो 1909 में ही कर दिया गया था। फिर ईसाइयों की अगर बात करें तो याद के 1919 में भी डाला गया था। एंग्लियन ये भी कर दिया गया था। तो बचा क्या, तो बचा क्या, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा ही नहीं, ऑप्शन सी होगा नहीं क्योंकि एंग्लो इंडियन के लिए ये तो हो गया था। तो भैया डी पहली बार, यानी अच्छू तो दलितों को भी 1935 के रेमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, सांप्रदायिक पंचायत लाकर 1932 में दलितों को भी आरक्षित सीटें देने की बात रही थी, और वहीं पे पुनः समझौता हुआ था, आपको याद होगा ये चीज। तो ये भी देखिए आसानी से निकल गया कि ये इसका आंसर क्या निकला, डी यानी 4। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक क्षेत्र चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी? अब ये कह रहा है कि मैकडोनाल्ड ने जितने भी सांप्रदायिक पंचायत में किस किस कैटेगरी को छूटें प्रदान की थी, यानी आरक्षित सीटें दिया था। तो देखते हैं, पहला है ऑप्शन है मुसलमानों को, तो मुसलमानों को तो मिला था। दूसरा ऑप्शन है सिखों को, तो सिखों को भी मिला था। तीसरा है दलितों को, तो मैंने अभी बात किया, इसको भी मिला था। तो जब 3 हो गए तो किसको नहीं मिला हुआ, बौद्धों को, यानी ऑप्शन डी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि नहीं पूछा गया है, यह भी ध्यान देना है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, समझिए, और तब उसके उत्तर पे आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948, आपको अगर थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे करके लिखा हूं ताकि क्वेश्चन ज्यादा अट पाए, आपको मैं समझा पाऊं। तो अगर मैं बोल रहा हूं तभी आप मेरे भाषा पे ध्यान देकर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो ब्रिटिश सरकार, क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत छोड़ने की घोषणा की थी, इसका मतलब ये है कि इसने कभी ना कभी किया होगा, कहा होगा पहले प्रस्ताव में लाकर। तो ऑप्शन क्या है सुनिए, फरवरी 1946, ऑप्शन बी फरवरी 1947, ऑप्शन सी अप्रैल 1947, ऑप्शन डी जून 1947।
क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आप ध्यान दीजिए, फरवरी 1947 में ये ऑप्शन बी आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता यानी किसके थ्रू भारतीय स्वतंत्रता आया था? तो क्या कृष्ण योजना के थ्रू आया था? नहीं। माउंटबेटन योजना, याद कीजिए, इसी के थ्रू स्वतंत्रता मिला था, आपको बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए। और ऑप्शन सी की अगर करें तो बेबेल योजना, ये भी नहीं होना चाहिए था, और ये भी कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो ये 2-3 कट गए, यानी ए कट गया, सी कट गया और डी, तो आंसर क्या हुआ? बी। समझ आ गया? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसे कथन और कारण के रूप में आ जाते हैं, ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये भी अच्छे लेवल का एग्जाम में पीसीएस में आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कथन ए क्या कहता है, पढ़ना है इसको, और कारण को भी पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है, और दोनों को पढ़ के यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाना है कि क्या दोनों सही है, क्या एक दूसरे का व्याख्या करता है या नहीं करता है, या क्या ए गलत है या बी गलत है, या जो भी गलत है, जैसे कथन ए सही है या गलत है, कारण आर सही है या गलत है। तो इन सब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जब आप पीसीएस लेवल या यूपीएससी जैसे एग्जाम देंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। कथन ए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। अब सवाल यह है कि कथन ए सही है या नहीं है। तो आपको याद होगा कि माउंटबेटन योजना जो प्लान है उसी के थ्रू भारत का विभाजन हुआ। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा था कि भाई चलिए, जब ये नहीं मान रहा है तो माउंटबेटन योजना के थ्रू इनका द्विराष्ट्र किया जाए। हालांकि शुरू में तो वो नहीं मानते थे। कारण आर क्या कह रहा है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानते थे। तो क्या इसलिए ये स्वीकार किए? तो नहीं, वो तो शुरू से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं मानते थे। हालांकि ये कारनामा मुस्लिम लीग कर रही थी, तो कारण ऐसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या क्या कर रही है। तो भैया जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानती थी, तो ये तो पहले ही से गलत है, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन है। दूसरा भी कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो भैया यहाँ पे तो इसकी बात है ही नहीं, क्योंकि आर तो गलत है, तो आर सही कैसे हो सकता है? ये भी गलत। अब सी की अगर बात की जाए तो कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो हाँ, यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, यानी इसका राइट आंसर सी होना चाहिए था। और डी नंबर में क्या है कि ए गलत है, तो ए तो गलत है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो 3 कट गए, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब कुछ क्वेश्चन और भी देख लीजिए, जैसे कि साइमन आयोग के बारे में पढ़ाए थे, तो कह रहा है क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? चलिए बताइए। मार्च 1928, फरवरी 1928, नवंबर 1927, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो आप ध्यान देंगे कि घोषणा तो नवंबर 1927 में ही हो चुका था, लेकिन भारत में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन पहुंचा था, यानी आगमन। तो ए में क्या है? तो नहीं है। बी में है? तो हाँ है। सी में तो ये तो भाई घोषणा हुआ था, तो भी होगा ही नहीं, क्योंकि घोषणा पूछा ही नहीं है। तो डी में तो कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हुआ क्या आंसर? इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो आपको याद होगा, सातों के 7 सदस्य थे, और सातों के कौन थे? ब्रिटिश के ही सदस्य थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। आपको याद भी होगा, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर बी हो गया। ए नहीं हुआ क्योंकि 8 सदस्य लिखा हुआ है, सी भी नहीं हुआ 10 सदस्य लिखा हुआ है, डी भी नहीं हुआ क्योंकि 12 सदस्य लिखा हुआ है। तो ए गया, सी गया और डी गया, तो आंसर क्या आया? बी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन अपना प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो रिपोर्ट ये कब जारी किया था? हमने बताया था साइमन कमीशन आयोग में कि ये रिपोर्ट 1930 में जारी करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन 1930 में, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या 1931? तो नहीं। क्या सी नंबर में 1932? तो नहीं। क्या डी में 1928? तो नहीं। तो ये था आपका ये सारे क्वेश्चन। और मैं आपको बस इतना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन इस लेवल में तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जितने भी पढ़े सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, बस आपको एक सैंपल के रूप में दिखाना चाहे कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैटेगरी से आता है और कैसे आता है। और आगे आप अगर आपके पास कोई सुविधा हो या कोई ऐप से या कोई जिससे भी जहां आप प्रैक्टिस दे सकते हो तो दीजिए, ताकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं लगाओगे तब तक आपको क्वेश्चन ध्यान में नहीं आएगा और याद नहीं, तो ऐसे किताब भी पढ़ लोगे कोई मतलब नहीं बनता है। ये था आपका अंत, लास्ट। और मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप देख पा रहे होंगे कि आप क्वेश्चन बना भी पा रहे होंगे। तो
अगर आपको अगर कहीं दिखाई ना भी दे तो आप जूम कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे लिखना था, आप देख ही रहे हो, तो मैंने एडजस्ट किया है। और अगर आपको अभी भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट खुला हुआ है, आपका स्वागत है। और फिर से मैं आपको दिवाली की एक बार बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं। फिर मिलते हैं अब दिवाली के बाद अगले चैप्टर के साथ। अगला जो चैप्टर होगा आपका अब संविधान सभा होगा, तो तैयार रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए और इसका आनंद उठा पाए। अगर कोई दिक्कत हो फिर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं।